हेलो स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रुडोल्फ फिरचू। ठीक है, हमने पहले समझना है कि सेल साइकिल क्या होता है एंड सेल डिवीजन क्या होता है। इससे पहले हमें थोड़ी सी चीज समझनी पड़ेगी। एक साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ फिरचू, जिन्होंने हमें बताया कि दुनिया में जितने भी नए सेल बने हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं। मतलब एक सेल पहले एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसी से ही नए सेल डिराइव हुए हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो नवा सेल है वो कैसे बना है, पहले एक सेल रहा होगा उसी से बना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, यहाँ पे मेरे पास एक सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इससे मान लो एक नवा सेल बनता है, ये देखो, ठीक है। और इस सेल नवे बनते हैं, तो ये जो नवे सेल बने हैं, न्यू सेल्स बने हैं, ये किससे बने हैं? पुराने वाले सेल से बने हैं। तो इसको हम एक टर्म देते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है? सेल का डिवाइड होना, उसे नवे सेल बनना। ठीक है, ये हमें किसने बताया? रुडोल्फ फिरचू ने बताया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो ये भी जो है ऑल डिराइव फ्रॉम सिंगल सेल, ऑल डिराइव फ्रॉम सिंगल सेल। ठीक है, हम लोग भी जो है वो सिंगल सेल से ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बने हैं। जैसे सिंगल सेल का नाम की बात करें कि हमारा जो सिंगल सेल होगा जिससे हम लोग डिराइव होना स्टार्ट हुए हैं, तो वो हमारे पास है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट, ये आपने थोड़ा सा 10th क्लास में पढ़ा होगा। जाइगोट सिंगल सेल होता है जिसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन होती है, जिससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। इतनी बात क्लियर है। नाउ हम बात करेंगे सेल साइकिल की। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है कि एक सेल है उसे नवा सेल बन जाना। ठीक है, तो नाउ टॉपिक इज सेल साइकिल। अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं, ठीक है, सेल साइकिल की बात करूं, देखो यहां पे मेरे पास एक सेल है, कोई एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है? मेरे पास जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है? ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले साइकिल में क्या होगा? डीएनए डबल होगा, डीएनए डबल होगा। देखो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है? हमने ये पढ़ना है कि एक सेल से दूसरा सेल बनता है। जैसे हमारे अंदर भी है, एक सेल से हम लोग दो सेल बन रहे हैं, फिर 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से बिलियंस ऑफ सेल डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, हमने इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या है? एक सेल से दो सेल बनते हैं, वो किस तरह से बनते हैं। ठीक है, हमने 10वीं क्लास में यही पढ़ा है कि एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं। सिंपली एक सेल होता है, उसकी सेल डिवीजन होती है और नए सेल बनते हैं। बेसिकली इसके अंदर कैसे क्या हो रहा है, डीएनए किस तरह से बंटवारा हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनेलिस का किस तरह से बंटवारा हो रहा है, वो सारी डिटेल हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो हम वही बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल साइकिल की। अगर एक सेल से दूसरा सेल बन रहा है तो उसके अंदर क्या क्या इवेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इवेंट होना है वो होना डीएनए डबल। एक सेल है, ठीक है, एक सेल से जब दूसरा सेल बनेगा, सबसे पहले क्या होगा? इसके अंदर डीएनए डबल होगा। क्लियर है? जैसे एक डीएनए बनाया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया? डीएनए डबल हो गए एक सेल के अंदर ही। देन आफ्टर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दो सेल बनेंगे। ठीक है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा और इसके अंदर भी इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। क्लियर है? अब एक सेल से दो सेल बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। यहां पे होगी सेल डिवीजन। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, अभी जो सेल है हमारे पास बना है, ये सेल क्या होगा? मैच्योर होगा। ये सेल क्या होगा? मैच्योर होगा, मतलब ग्रो होगा। ठीक है, ग्रो करने के बाद एक कंप्लीट सेल बन गया, फिर इसमें डीएनए डबल होगा, फिर इसकी सेल डिवीजन होगी। इस तरह से सेल का नंबर बढ़ता जाएगा। तो हमें यहाँ पे समझना क्या है कि सेल साइकिल क्या होता है। देखो सेल साइकिल क्या होता है? एक सीक्वेंशियल इवेंट होता है। ठीक है, जैसे सेल साइकिल में क्या होता है? एक सीक्वेंस इवेंट होता है जिसमें सबसे पहले डीएनए डबल होता है, ठीक है, उसके बाद सेल डिवीजन होता है, उससे एक नवा सेल तैयार होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक डालो, नेक्स्ट टॉपिक डालो, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालो, बेसिक फीचर ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेसिक फीचर ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, कि सेल साइकिल का बेसिक फीचर क्या है। तो सबसे पहला डालो कोऑर्डिनेटेड इवेंट, कोऑर्डिनेटेड इवेंट। ठीक है, जैसे मैंने अभी सेल साइकिल बनाया था, मैंने कहा था यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर सबसे पहले क्या होगा, डीएनए डबल होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा था, डीएनए डबल होने के बाद इसके अंदर क्या होगी, सेल डिवीजन होगी, सेल डिवीजन होगी। ठीक है, इससे 2 सेल बनेंगे। क्लियर हुआ। अभी क्या है, ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट होता है सेल साइकिल, मतलब सबसे पहले डीएनए डबल होगा, उसके बाद सेल डिवीजन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले सेल डिवीजन हो जाए बाद में डीएनए डबल होगा, ऐसा नहीं होगा। इनके बीच में कोऑर्डिनेट होता है कि आप पहले डीएनए डबल कर लो, देन आफ्टर हम सेल डिवीजन करेंगे। क्लियर हुआ। सेकंड चीज, ये सारी चीजें होती हैं अंडर जेनेटिक कंट्रोल होती हैं, अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, जिस तरह से हमारे अंदर भी होता है कि एक स्टेज आती है जहाँ पे हमारी ग्रोथ वगैरह रुक जाती है, प्लांट्स के अंदर नहीं रुकती है। मतलब अगर सेल डिवीजन हो रही है, सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है। इनके ऊपर किसी न किसी का कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे जिसका कंट्रोल है वो किसका है, जीन्स का कंट्रोल है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूं, इफ कंट्रोल लॉस, अगर जेनेटिक कंट्रोल लॉस हो जाए, उसके ऊपर कोई इसको कंट्रोल करने वाला ना हो और सेल ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करने लग जाए, ऐसे केस में क्या होता है, कैंसर हो जाता है, कैंसर अकर। ठीक है, कैंसर में एक्चुअली क्या होता है कि जो सेल है वो डिवाइड करने लग जाते हैं ज्यादा, क्योंकि उनका जेनेटिक कंट्रोल लॉस हो जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा कि जो सेल साइकिल हो रहा है, जैसे एक सेल से 2 सेल बन रहा है, उसमें टाइम कितना लगता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, टाइम की बात करेंगे, जो टाइम है वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सेल, वो डिपेंड करता है कि किसका सेल है, वो एक ह्यूमन बीइंग का सेल है या फिर ईस्ट का सेल है या फिर किसी बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है, वो हर एक सेल का अपना अपना एक टाइम पीरियड होगा। ठीक है, मतलब डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का सेल है। इतनी बात क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट जो हमें बात करनी है, नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, बेसिक्स बात करेंगे सेल साइकिल की। तो देखो, सेल साइकिल मैं ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले ये मेरे पास एक सेल साइकिल है, मान लो। ठीक है, इसके अंदर जो 2 मेन फेस होते हैं, एक होता है हमारे पास एम फेस, ठीक है, एक हमारे पास होता है एस फेस। अब एम और एस के बीच में जो गैप होता है, इसको हम कहते हैं G1। ठीक है, और एस और एम के बीच में जो गैप होता है, इसको हम कहते हैं G2। इतनी बात क्लियर है। एम से हमारे पास होता है माइटोसिस, फेस। ठीक है, और एस से होता है हमारे पास सिंथेसिस फेस। ठीक है, अब एस में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे डीएनए डबल होता है। ठीक है, डीएनए डबल होता है। ठीक है, ये बेटा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि डीएनए डबल कहां पे होता है, किस फेस में होता है। तो ऑप्शंस होते हैं आपके पास एम फेस, G1 फेस, एस फेस एंड G2 फेस। तो आपका आंसर क्या होता है, एस फेस, क्योंकि एस फेस में क्या होता है, डीएनए डबल होता है। उसके बाद हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कि G1 की डेफिनेशन क्या होगी एंड G2 की डेफिनेशन क्या होगी। तो इसको ध्यान से करना, बच्चे गलती करते हैं। देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, G1 क्या है, G1 की बात करें तो G1 है गैप बिटवीन एम फेस एंड एस फेस। ठीक है बेटे, अभी देखो क्या कर रहे हैं हम, जो हम बात करें कि G1 क्या है, तो जो साइकिल है वो इस तरह से होता है। साइकिल एक्चुअली यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो साइकिल है वो इस तरह से रोटेट करता है। मैं बोलूंगा G1 क्या है,
तो G1 क्या होता है, M और S के बीच के गैप को क्या कहते हैं हम लोग, G1 कहते हैं। अगर मैंने बोला G2 क्या होता है, तो S एंड M के बीच के गैप को क्या कहते हैं हम लोग, G2 कहते हैं। क्लियर है? तो G2 की भी डेफिनेशन लिख लो। G2 क्या होता है, गैप बिटवीन S फेस एंड M फेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इंटरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरफेस। अगर मैं बेटा इंटरफेस की बात करूं, ध्यान देना, इंटरफेस की बात करूं तो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस देखो, ये G1 हो गया आपके पास, ठीक है, प्लस S फेस प्लस G2 फेस। ठीक है, ये तीनों को मिलाकर क्या बनता है, इंटरफेस बनता है। जो बेटा हमारी एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी इंटरफेस को रेस्टिंग फेस लिखती है, रेस्टिंग फेस। ठीक है, एनसीईआरटी इंटरफेस को क्या लिखती है, रेस्टिंग फेस लिखती है। उसके बाद बात करेंगे इंटरफेस में एक्चुअली होता क्या है, तो यहां पे लिखो, ये है प्रिपरेटरी फेस फॉर सेल डिवीजन, प्रिपरेटरी फॉर सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल का प्रिपरेटरी फेस है, या फिर यहां पे सेल डिवीजन कर दो। ठीक है, सेल डिवीजन मतलब देखो क्या होता है, जो एक्चुअल में सेल जो डिवाइड होता है वो एम फेस में जाकर डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन जो G1 है, S है एंड G2 है, इसकी लिए सारी तैयारियां चलती हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले डीएनए डबल हो गया, उसके बाद कुछ ऑर्गेनेलिस डबल हो जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीजें होती हैं, डबल होने लग जाती हैं। ठीक है, ताकि हर एक सेल को इक्वल बंटवारा हो पाए। क्लियर है? चलो अभी इंटरफेस क्या है, फिर से ध्यान दो। इंटरफेस जो है हमारे पास G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस, ये तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। एनसीईआरटी में लाइन लिखा है, इंटरफेस को रेस्टिंग फेस भी हम कहते हैं। और ये एक्चुअल में होता क्या है इंटरफेस में, ये प्रिपेयरटी फेस है। ठीक है, इसके लिए फुल सेल डिवीजन, जो सेल डिवाइड होगा वो एम फेस में होगा। तो ये सारी क्या करेंगे, तैयारियां करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, उसके बाद बेटा मैं बात करूंगा टाइम की। ठीक है, कि कितना टाइम लगता है। चलो अगर मैं बात करूं एक सेल साइकिल की, ये मेरे पास मान लो एक सेल साइकिल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, एक मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे सेल साइकिल ड्रॉ कर रहा हूं। अब सेल साइकिल में मैं बात करूंगा टाइम की, ये इसके अंदर कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये एम फेस। ठीक है, ये मेरे पास एस फेस, ये मेरे पास G1 फेस और ये मेरे पास G2 फेस। इतनी बात आपको क्लियर है? चलो देखो, पहले मैं बात करूंगा G1 फेस की। ठीक है, तो G1 फेस में जो टाइम लगता है वो हमारे पास लगता है 8 से 12 घंटे। ठीक है, जो सेल डिवाइड होगा ना, जो वो G फेस में जब एंटर करेगा, तो यहाँ पे कितना टाइम रहेगा, वो 8 से 12 घंटे रहेगा। अगर मैं 100% में से बात करूं, ठीक है, वैसे जो सेल है वो 24 आवर्स में डिवाइड होता है, मैं मेंशन कर देता हूं। ठीक है, अभी देखो क्या है, मैं कह रहा हूं कि 8 से 12 घंटे जो सेल है वो कहां रहेगा, G1 फेस में रहेगा। ठीक है, तो मतलब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पे 33% से लेकर 45% तक का टाइम ले लेता है टोटल का। क्लियर है? अगर मैं एस फेज की बात करूं, ठीक है, तो एस फेज में सेल रहता है, वो रहता है बेटे 6 to 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स। अगर मैं इसमें परसेंटेज की बात करूं तो इसमें जो परसेंटेज होता है हमारे पास वो होता है 25% से लेकर 33% तक। ठीक है, का टाइम जो है वो एस फेज कंज्यूम करता है। उसके बाद अगर मैं G2 की बात करूं, G2 सेल की बात करूं, तो G2 में जो टाइम लेता है वो लेता है 3 to 4 आवर्स। ठीक है, 3 to 4 आवर्स। इसकी परसेंटेज की बात करें, ये 15% लेता है टोटल टाइम का। क्लियर हो गया? उसको एम फेज की बात करेंगे, ठीक है, एम फेज सिर्फ 1 आवर लेता है। क्लियर हुआ? कौन सा फेज कितना टाइम लेता है ये भी हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बात करें। तो अगर इसमें बात करूं आपके साथ, ठीक है, कि सबसे ज्यादा किस फेज में टाइम लगता है, तो सबसे ज्यादा टाइम किस फेज में लगता है, G1 में। देखो 8 से 12 घंटा। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सबसे टाइम किस में लगता है, G1 फेज में। क्लियर है? उसके बाद S फेज में, उसके बाद G2 फेज में, उसके बाद M फेज में। क्लियर है ना?
देखो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है, G1 फेज, उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज, देन आफ्टर M फेज। अगर मैं बात करूं G1 से लेके G2 तक का, क्लियर है, अगर इसमें बात करूं तो ये 95% ऑफ टोटल टाइम, ठीक है, 95% ऑफ टोटल टाइम। टोटल टाइम का 95% कौन ले लेता है, ये तीनों ले लेते हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बार बात करूंगा, जो बेटा मेरे पास G1 है, G1 में अगर बात करो तो 8 से 12 घंटा, मतलब 4 घंटे का गैप है। एवरेज इसमें ज्यादा है ना, इसमें सिर्फ 2 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, और एम फेस में तो फिक्स है 1 आवर, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि एम फेस में कितना टाइम लगता है सेल को, तो सिर्फ 1 आवर लगता है, बाकी का एवरेज है। तो सबसे ज्यादा एवरेज जो वेरिएबल करेंगे, वेरिएबल मतलब जिसमें ज्यादा चेंज है, वो है G1 में। तो हम बात यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बात करेंगे G1 का है टाइम, वो वेरिएबल इन टाइम है, वेरिएबल इन टाइम, क्लियर हुआ। चलो अब हम बात करते हैं, ठीक है, छोटी चीज रह गई सी, वो है कि पहले मैं सेल का टाइम की बात करूंगा, ठीक है, ह्यूमन की केस में बात करेंगे, फिर ईस्ट के सेल की में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं बात कर लेता हूं इन यूकैरियोट सेल की बात करेंगे, ठीक है। अब यूकैरियोट सेल्स की बात करने वाले हैं, उसके अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं, ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल। अगर मैं ह्यूमन सेल को कल्चर करता हूं, कल्चर मतलब उसको अगर मैं ग्रो करता हूं, तो हमने क्या नोटिस किया है, हमने नोटिस किया 24 आवर्स लगते हैं डिवाइड करने में, ठीक है। डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। अगर वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ईस्ट सेल की बात करूं, ईस्ट सेल की बात करूं, तो इसमें सिर्फ 90 मिनट लगते हैं डिवाइड होने में, क्लियर हुआ। अगर मैं ईस्ट सेल की बात करूं तो ईस्ट सेल में सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ 90 मिनट। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन की केस में बात करें तो 24 आवर्स। आपको याद हो मैंने बेसिक फीचर में लिखा था थर्ड पॉइंट कि जो सेल का जो टाइमिंग है डिवाइड करने का, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का सेल है। जैसे ह्यूमन के केस में 24 आवर्स, इसके सेल में 90 मिनट। अभी जो हमने चार्ट बनाया है ह्यूमन के केस का बनाया है, 24 आवर्स को हमने डिवाइड करा हुआ है कि किस फेज में कितना टाइम लगेगा, क्लियर हुआ यहाँ तक। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ चेंजेस की, ठीक है, ये नोट कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंजेस की। चलो चेंजेस की बात करेंगे, ठीक है। चलो बात करेंगे चेंजेस, किस फेज में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बनाया सेल साइकिल G1 फेज, ठीक है, अब तो याद हो गया होगा S फेज, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद M फेज, कि हर एक फेज में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, इसको डिटेल लेकर चलते हैं। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, G1 फेज से, ठीक है। G1 फेज से इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, ग्रोथ होती है, क्या होता है, ग्रोथ। अगर ग्रोथ में बात करूं मैं, ठीक है, अगर मैं ग्रोथ में बात करूं तो जीवन में जो है वो सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सम ऑर्गेनेलिस डुप्लीकेट होता है, ठीक है। सम ऑर्गेनेलिस डुप्लीकेट भी होती है यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेलिस हैं, उनकी क्या बनती है, कॉपी तैयार होती है, ठीक है, 1 से 2 बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आरएनए और प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, छोटी सी चीज समझनी है। देखो डीएनए हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है। डीएनए के बाद क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए के बाद बनता है हमारे पास प्रोटीन, ठीक है। आरएनए के बाद बनता है हमारे पास प्रोटीन। देखो डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस का जो नाम है वो है बेटा ट्रांसलेशन, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को नाम कहते हैं
सॉरी ये ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब आरएनए से अगर हमने प्रोटीन बनाना है तो इसके प्रोसेस का नाम जो है वो है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब कई बुक में क्या लिखा होता है कि जीवन पेज में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड ट्रांसलेशन होता है, तो ये समझ में आ रहा है। अगर एनसीईआरटी क्या लिखती है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये भी सही है। आरएनए का मतलब कि वहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही होगी, मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा होगा, और प्रोटीन का मतलब वहां पे ट्रांसलेशन हो रही होगी, मतलब आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन वहां पे हो रही होगी, ठीक है बेटे। ये सारी बात किसकी है हमारे पास, जीवन फेज की। तो जीवन फेज में इतना ही होना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी फेज की, जी नोड फेज की, जी नोड फेज की, ठीक है। जी नोड फेज हम अगर आपको दिखाएं डायग्राम में, तो यहाँ पे मैं एक सेल साइकिल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक सेल साइकिल बना रहा हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे मेरे पास ये एम फेज है, ठीक है, और ये मेरे पास एस फेज है, ये G1 गैप है, और ये G2 है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा होता है, यहाँ पे जी नोड फेज, क्या होता है, जी नोड, इसके पैर में थोड़ा सा जीरो लगा होता है, इसको हम नोड पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कोशेंट फेज भी कहते हैं, कोशेंट फेज, ठीक है। जी नोड को हम क्या कहते हैं, कोशेंट फेज कहते हैं, कोशेंट फेज, क्लियर हो इतनी बात। अभी देखो क्या होता है, अभी सेल स्टार्ट कहां से होता है, जीवन से स्टार्ट होता है, ठीक है। सेल का जो डिवीजन, सेल साइकिल एक्चुअली स्टार्ट कहां से होता है, जीवन, यहां से स्टार्ट होता है। देखो क्या होता है, जीवन में हमने क्या देखा, हमने देखा क्या होता है जीवन के अंदर, एक्चुअली सेल क्या करता है, ग्रो करता है, सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जीवन में बात करूं तो क्या होता है, सेल की क्या होती है, ग्रो होता है, सेल ग्रो होता है। जब सेल ग्रो हो जाता है, यहाँ जीवन में जब सेल ग्रो हो जाता है, या तो सेल एस फेज में एंटर कर जाए, है ना, इसके बाद किस में जाएगा, एस फेज में जाएगा। देखो सेल के ग्रो होने के बाद दो ऑप्शंस होती हैं उसके पास, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं मैं, दो ऑप्शंस होती हैं, या तो सेल ग्रो करने के बाद एंटर कर जाए, एंटर इनटू एस फेज, एंटर इनटू एस फेज, एंड जब यहाँ पे एस फेज में एंटर कर जाए उसके बाद डिवाइड करने लग जाएगा, क्लियर है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि वो एस फेज में अगर नहीं जाता है, ठीक है, तो जीवन में क्या हो जाए, सेल परमानेंट हो जाए, सेल परमानेंट हो जाए, वो डिवाइड ही ना करे, ये ऑप्शन होता है। लेकिन क्या होता है, कई बार सेल डिवाइड कर रहा होता है, कई बार सेल इंजरी आ जाती है सेल को, ठीक है, चोट लग गई है ना, तो सेल क्या होता है, रेस्ट में चला जाता है। देखो यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर रहा हूं मैं, देखो कई बार क्या होता है, जो सेल है, सम सेल्स, ठीक है, बात करेंगे, सम सेल्स नॉट एंटर इनटू एस फेज, ना तो वो एस फेज में एंटर करते हैं, और एंड नॉट बिकम परमानेंट, नॉट बिकम परमानेंट, ना तो वो परमानेंट होते हैं, ना तो वो एस फेज में एंटर करते हैं, बट वो एग्जिस्ट करते हैं इन सेल साइकिल, एग्जिस्ट इनटू सेल साइकिल, ठीक है, बट वो सेल साइकिल में एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर हुआ इतनी बात। चलो नेक्स्ट देखो, जो क्वेश्चन फेज है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं आपसे क्वेश्चन फेज के बारे में कि क्वेश्चन फेज के अंदर क्या सेल डिवाइड करता है, तो यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, इतनी नोट्स में बात डाल लो। उसके बाद क्या सेल यहाँ पे ग्रो करता है, क्या सेल यहाँ पे ग्रो करता है, तो यहाँ पे सेल ग्रो नहीं करता है, क्लियर है। उसके बाद थर्ड, क्या सेल यहाँ पे लिविंग रहता है, क्या सेल यहाँ पे लिविंग रहता है, तो यस सेल लिविंग रहता है, बट ना तो वो डिवाइड करता है, ना तो वो ग्रो करता है। अभी देखो क्या होता है, देखो जब सेल कई बारी मैंने क्या कहा, G1 फेज कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद ना तो वो एस फेज में जाता है, ना तो वो सेल परमानेंट होता है, तो वो कहाँ चला जाता है, जी नोड में चला जाता है। जब जी नोड में चला जाता है, ना तो वो डिवाइड करता है, ना तो वो ग्रो करता है, बट लिविंग रहता है। बट जब इसको फेवरेबल कंडीशन आती है, तो सेल क्या करता है, जी नोड से फिर से G1 में आता है, फिर से अपना सारा कंप्लीट करने के बाद फिर एस फेज में एंटर करता है। तो बच्चे क्या करते हैं,
कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सेल आफ्टर जी नोड फेज कहाँ पे एंटर करता है, तो बच्चे सीधा कहते हैं एस फेज में, तो ये गलत हो जाता है। जी नोड के बाद कहाँ पे एंटर करता है, G1 फेज में एंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन लिख लो आप, सेल फ्रॉम जी नोड फेज कम बैक, ठीक है, कम बैक इनटू G1 फेज। ठीक है, जो सेल है वो जी नोड फेज से कहां पे वापस आता है, G1 पे आता है, देन आफ्टर वो एस फेज में जाता है। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास ये रही जी नोड की बात सारी की सारी, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमने बात करना है, जी नोड के बाद किसकी बात करनी है, एस फेज की बात करनी है। ठीक है, इतना सारा नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बात करते हैं एस फेज की। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप एस फेज। ठीक है, तो ये मिटा देता हूं। चलो हेडिंग डालो एस फेज। ठीक है, देखो एस फेज की बात करने जा रहे हैं हम लोग। एस फेज में बेसिकली क्या होता है, सिंथेसिस, सिंथेसिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। ठीक है, अभी देखो अगर मैं यहाँ पे एक यूकैरियोटिक सेल ड्रॉ करता हूँ, यूकैरियोटिक सेल, अगर मैं यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अब ध्यान से समझना है इसको, अगर मैं एक यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, इसका ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर आप क्या कहते हो, सेल मेम्ब्रेन कहते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर होता है डीएनए आरएनए। अभी हम समझने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद एक चीज यहाँ पे और डालो, ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज और डालो, यहाँ पे ये डॉट डॉट साइटोप्लाज्म भी होता है यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपको पता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल, जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। ये भी आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो चीजें समझनी है। ये क्या होता है आपके पास, सेंट्रियोल। अगर यहाँ पे सेंट्रियोल में डबल कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से सेंट्रियोल अगर मैं डबल कर देता हूँ तो हम इसको कहते हैं सेंट्रोजोम। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम, क्लियर है। अगर मैं सेंट्रियोल को डबल कर देता हूँ तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम। इतनी बात भी आपको क्लियर है। ठीक है, अभी देखो अगर मैं एस फेज की बात करूंगा, इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, ये तो रही बात हमारे सेल की इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है, हम दो में बात करेंगे, एक तो न्यूक्लियस में क्या हो रहा है और साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, दोनों में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं न्यूक्लियस की बात करता हूँ कि न्यूक्लियस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्या होता है, स्पेस के अंदर मैंने पहले भी मेंशन करा था, यहाँ पे डीएनए डबल होता है, डीएनए डबल होता है। ठीक है, देखो न्यूक्लियस में डीएनए डबल हो जाता है। अब मैं बात करूंगा साइटोप्लाज्म की, इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में सिर्फ मैं एनिमल का केस लूंगा, प्लांट का केस नहीं है हमारे सिलेबस में, ओनली एनिमल सेल का बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूंगा तो एनिमल सेल में क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल गेट डबल। ठीक है, जो सेंट्रियोल है ना वो डबल हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर हुआ। एस में क्या होगा, सेंट्रियोल डबल हो जाता है। ठीक है, चलो एक चीज और यहाँ पे हेडिंग में डालो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डालो, हिस्टोन, हिस्टोन गेट डबल
इन एस फेज। एस फेज के अंदर हिस्टोन भी क्या होता है, डबल हो जाता है। अब बात करेंगे हिस्टोन क्या होता है, ठीक है। हिस्टोन की बात करें तो हिस्टोन बेटा एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है, प्रोटीन हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए को पैक करने में मदद करता है। ये हम पढ़ेंगे +2 में डिटेल में, ठीक है, +2 में। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं क्या कह रहा हूं, हिस्टोन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। थोड़ा सा सुन लो, जो डीएनए की लेंथ होती है वो 2.2 मीटर की होती है, तो उसको इस तरह से पैक किया जाता है, ठीक है, पैक किया जाता है ताकि एक छोटी सी न्यूक्लियस के अंदर वो एडजस्ट हो पाए, ठीक है। उसको पैकिंग का काम कौन करता है, हिस्टोन करता है। इतनी बात क्लियर है। चलो, ये सारा का सारा किसके बारे में पढ़ा हमने, एस फेज के बारे में पढ़ा। इतना ही हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं G2 फेज की, G2 फेज, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, G2 फेज की बात करने वाले हैं। तो G2 फेज में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सेल प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर फॉर एम फेज, ठीक है। G2 के बाद क्या आता है, एम फेज आता है, ठीक है। तो जो सेल है G2 फेज में अपने आप को तैयार करता है कि अब एम फेज में जाना है मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्म इन, एक ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो कि फॉर्म होता है किसमें, G2 फेज में, ठीक है। ये भी हेडिंग में डालो, एक ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो कि G2 फेज में फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन की, क्लियर है। देखो, ट्यूबुलिन प्रोटीन की अगर बात करूं मैं, तो ये होता है स्पिंडल प्रोटीन, स्पिंडल प्रोटीन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इस चैप्टर में स्पिंडल की बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। चलो अब स्पिंडल को हम समझते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई। चलो अभी क्या करता हूं, मैं यहाँ पे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, उसके अंदर उसके सारे के सारे पार्ट में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसमें आपको समझ में आएगा। देखो क्या होता है, बेसिकली देखो, ये मैं एक सेल ड्रॉ करता हूँ, सेल ड्रॉ कर दिया मैंने। अब सेल के अंदर ये क्या है मेरे पास, सेंट्रियोल, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ सेंट्रियोल, ऊपर भी और नीचे भी। ये हमारे पास एस फेज में डबल हो चुका है, क्लियर है ना। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक क्रोमोसोम, सिर्फ एक क्रोमोसोम आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब क्रोमोसोम के सेंटर में क्रोमोसोम के सेंटर में होता है सेंट्रोमियर। मैं यहाँ पे सारे पार्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे होता है ये सेंट्रोमियर, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक प्रोटीन होता है और नीचे भी एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं नाइटोकोर। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, नाइटोकोर, ठीक है। इस तरह से नाइटोकोर ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, सेंट्रोसोम, ठीक है। ये सेंट्रोसोम है जिसको हम सेंट्रोमियर कह रहे थे, सिंगल वाले को, ठीक है। अब इस सेंट्रोसोम से क्या होता है, एक ऐसे फाइबर निकलता है, इस तरह से फाइबर निकलता है, ठीक है। और वो जो फाइबर निकलता है वो जाके जुड़ जाता है नाइटोकोर पे, किस पे, नाइटोकोर पे। ये क्या ड्रॉ किया मैंने, एक्स-टी शेप में क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के सेंटर में होता है सेंट्रोमियर, उसके ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं नाइटोकोर। नाइटोकोर में देखो क्या होता है, सेंट्रोसोम से थ्रेड, धागा निकल कर आता है धागे की तरह और इस नाइटोकोर पे आके जुड़ जाता है। अब ये जो धागा है, इस धागे का नाम क्या है, स्पिंडल फाइबर। इसका नाम है स्पिंडल फाइबर। इस धागे को ही हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। जो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, जो फॉर्म होती है G2 फेज में, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करती है, स्पिंडल फाइबर को बनाने में मदद करती है, जो कि कहाँ पे जुड़ेगा, क्रोमोसोम के नाइटोकोर के ऊपर आके जुड़ेगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी और डिटेल बात करते हैं क्रोमोसोम की, थोड़ा सा और, ठीक है। देखो अभी मैं थोड़ा सा और बात करने वाला हूँ क्रोमोसोम। देखो अभी मैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। चाहे इस तरह से ड्रॉ कर लो, चाहे जिस तरह से करो, आपको समझना है सिर्फ। अभी देखो क्या होता है, ये जो है ऊपर एक डंडी, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रोमैटिड ये रहा, दूसरा क्रोमैटिड ये है, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड, ठीक है। एक क्रोमैटिड ये और एक क्रोमैटिड
ये दोनों हमने कहा क्रोमैटिड। अब इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। इन दोनों को कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड। अब सिस्टर क्रोमैटिड है, सेंटर में होता है सेंट्रोमियर, इसके इधर जो प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोकोर, इसमें से एक धागा जुड़ा होता है इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, इसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। क्लियर हुआ? इसको सेंटर वाले को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, सेंटर में होता है सेंट्रोमियर, ये होता है स्पिंडल फाइबर, और इसके पास जो जिससे सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर जुड़ा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रोकोर, नाइट्रोकोर, ठीक है, नाइट्रोकोर। इतनी बात आपको क्लियर हुई? चलो नेक्स्ट G2 फेज की इतनी ही बात है। अब एक चीज जो यहाँ पे समझनी है आपको, ये समझना है, ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब हम लोग G1 फेज से G2 की तरफ जा रहे हैं तो इसको हेडिंग में डालो नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, क्या होता है, सिर्फ अमाउंट डबल हो जाती है, अमाउंट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ये जरूर मेंशन करो कि जब हम G1 से G2 पढ़ रहे हैं सेल साइकिल के अंदर, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक सेल साइकिल ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरे पास एक सेल साइकिल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, जिसमें ये M फेस, ये S फेस, ये G1 और ये G2। हमने क्या पढ़ा, G1 पढ़ लिया, S पढ़ लिया, G2 पढ़ लिया। अब जब यहाँ से यहाँ तक आए हैं, कहीं पे क्या मैंने बात करी क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा हो, नहीं ना, तो नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, और सिर्फ अमाउंट डबल हो जाएगा, चीजें डबल हो जाएंगी। चीज सेल अभी एक ही है, एक सेल के अंदर अमाउंट की मात्रा बढ़ गई है, नंबर में कोई चेंज नहीं आया अभी तक क्रोमोसोम के। अभी समझ में आया? चलो ये सारी बात रही G1, ठीक है, S एंड G2। अब हम बात करेंगे M फेज, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। आज हम माइटोसिस खत्म कर लेंगे, ठीक है, जो हमारा दूसरा लेक्चर आएगा वो म्यूसिस के ऊपर होगा। उसके बाद चैप्टर, ये छोटा चैप्टर है, ठीक है, मे भी इसके ऊपर 2 वीडियो भी बन पाए, तो 1-1 घंटे की, तो ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो तीसरी वीडियो बनाएंगे, नहीं तो 2 वीडियो में काम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास M फेज। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं M फेज। M फेज जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस फेज, माइटोसिस। क्लियर हो रहा है ना, माइटोसिस फेज, ठीक है। अब ये कैसा, इसका दूसरा नाम क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। दूसरा नाम नहीं कह सकते हम इसको, माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। अब ये इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है इसको समझते हैं। देखो हमारे अंदर बात करें, ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है? अब इसमें 2 चीजें होती हैं, जब सेल, जैसे एक सेल है, इसके पास कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, उससे 46 क्रोमोसोम ही बन रहे हैं, तो हम कहते हैं माइटोसिस। हम क्या कहते हैं, माइटोसिस, मतलब इक्वेशनल डिवीजन। जितना क्रोमोसोम नंबर इसके पास था उतना ही इस सेल के पास भी है, इसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा, क्योंकि 46 क्रोमोसोम इसके पास भी है और 46 इसके पास भी है, माइटोसिस। जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा वो होगा म्यूसिस, इसके पास होंगे 46 क्रोमोसोम, और ये जो नवा सेल बनेगा इसके पास होंगे 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे होती है म्यूसिस, ठीक है, ये होती है म्यूसिस, इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो आज हम इसे पढ़ना माइटोसिस, तो हम इस पे बात करेंगे। एक सेल के पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो दूसरे सेल के पास भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। क्लियर हुआ है ना? इसको हम इसलिए कहते हैं क्या, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अभी देखो एम फेज की बात करें, एम फेज की बात करें तो ये देखो मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक फेज ये है, ड्रामेटिक एनसीईआरटी लिखती है
ठीक है, इसका मतलब होता है जिसमें बहुत से चेंजेस होते हैं, जिसमें बहुत चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये मेंशन कर लो आप, ठीक है, ये मेंशन कर लो अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, ड्रामेटिक का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। क्लियर है? एम फेज के अंदर ही हमने देखना है सबसे ज्यादा चेंज इसके अंदर होगा। जैसे एस फेज के अंदर थोड़ा सा देखा हमने, है ना, G1 के अंदर भी थोड़ा सा देखा, G2 के अंदर थोड़ा सा देखा, लेकिन अब एम फेज के अंदर हमने बहुत देखना है। ठीक है, अब देखो एम फेज के अंदर हमने पढ़ना क्या है, दो चीजें पढ़नी है। एम फेज के अंदर बात करेंगे क्या क्या पढ़ना हमने, तो एम फेज के अंदर हमने दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, एक हमने पढ़ना है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, एक हमने क्या पढ़ना है, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा हमें पढ़ना है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? कैरियोकाइनेसिस क्या होता है इसकी बात करें तो बेटा ये होता है न्यूक्लियस का डिवाइड होना, न्यूक्लियस का डिवाइड होना। ठीक है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। ठीक है, अभी अभी हमने साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस दो में पढ़ना है, एक एनिमल के केस में पढ़ना है और एक प्लांट के केस में पढ़ना है। अब बात करें कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर हमने जो जो पढ़ना है, इसके अंदर पढ़ना हमने प्रोफेज, उसके बाद पढ़ना हमने मेटाफेज, उसके बाद पढ़ना हमने एनाफेज। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमने पढ़ना है टीलोफेज, लास्ट हमने टीलोफेज। अब इसको याद करने का शॉर्टकट मेथड क्या होता है, जैसे प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज, इसको याद कैसे ही किया जाए, तो इसका जो शॉर्टकट मेथड है बेटा वो है हमारे पास पी मैट, पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलोफेज। इतनी बात आपको क्लियर है? चलो अब वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे, प्रोफेज से, फिर मेटाफेज पढ़ेंगे, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर लेक्चर समाप्त होगा। तो चलो स्टार्ट करें प्रोफेज से। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालो आप प्रोफेज। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग है आपके पास प्रोफेज। अगर मैं प्रोफेज की बात करूं, ये लॉन्गेस्ट फेज है, क्या है, तो हेडिंग डालो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज। ठीक है, एम फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, प्रोफेज है। प्रोफेज में देखो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो क्रोमेटिन है, ठीक है, क्रोमेटिन है वो स्टार्ट होने जाएगा कंडेंस होना, स्टार्ट टू कंडेंस। ये क्या होता है इसकी बात करें क्रोमेटिन की। ठीक है, देखो अभी मैं इस तरह से बना रहा हूं, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर क्या होती है, डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको थोड़ा सा इस तरह से बना रहा हूँ। ये डीएनए है, ठीक है, इसको थोड़ा घुमा के बनाया मैंने, आपने देखा होगा डॉक्टर की गाड़ियों में, कार में, ठीक है, बाइक्स वगैरह पे या फिर क्लिनिक्स पे ये स्ट्रक्चर जरूर बनी होती है, डॉक्टर की पहचान है। ठीक है, ये उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो आप, ये क्या है, डीएनए। डीएनए को थोड़ा सा मैं कंडेंस कर देता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा धागे को डीएनए को कंडेंस कर देता हूँ, इकट्ठा कर देता हूँ, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैं और कंडेंस कर देता हूँ तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है। क्लियर हुआ? भी देखो क्या है, ये हमारे पास डीएनए है। ठीक है, अब जब इसको मैंने कंडेंस कर दिया तो ये क्या बन गया, क्रोमेटिन। ये क्या हमारे पास आया, क्रोमेटिन। अब देखो क्रोमेटिन को मैं और कंडेंस कर देता हूं, क्रोमेटिन को क्या करता हूं मैं, और कंडेंस कर देता हूं। ठीक है, उसको मैं कहूंगा क्रोमोसोम। ठीक है, देखो प्रोफेज में क्या होना है, प्रोफेज में जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होने लग जाएगा। जब क्रोमेटिन को कंडेंस कर दोगे और इकट्ठा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो क्रोमोसोम बन जाएगा। जैसे डीएनए को आपने इकट्ठा किया थोड़ा सा, फिर क्रोमेटिन बन गया, क्रोमेटिन को इकट्ठा किया तो आपके पास क्रोमोसोम बन गया। इतना समझ आती है? चलो देखो अब आप एक हेडिंग डालो, देखो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम विजिबल, ठीक है, विजिबल है यहाँ पे इन प्रोफेज।
विजिबल इन प्रोफेज विद 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 टू सिस्टर क्रोमैटिड, विद टू सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है, विजिबल है दो सिस्टर क्रोमैटिड के साथ। देखो अब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में यहाँ पे इस तरह से बनाता हूँ। ठीक है, ये क्या आपके पास क्रोमैटिड, ये भी क्या आपके पास क्रोमैटिड। ठीक है, अब ये दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब आप प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम को देख सकते हो सिस्टर क्रोमैटिड के साथ, बट नॉट इन प्रॉपर, नॉट इन प्रॉपर। आप सही तरह से यहाँ पे देख नहीं सकते प्रोफेज, हम देख सकते हैं मेटाफेज के अंदर। ठीक है, लेकिन प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट होंगे, बट उसको सही से देख नहीं पाओगे, पूरा का पूरा उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके सारे पार्ट्स आप स्टडी नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया इतनी बात? चलो नेक्स्ट बात करेंगे प्रोफेज के अंदर क्या होता है। देखो इतनी बात होगी प्रोफेज की, यहाँ पे बनाता हूं मैं। देखो अभी देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पहले स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर मेरे पास एक सेल की, ठीक है, सेल के अंदर यहाँ पे अंदर मालूम है न्यूक्लियस बना देता हूँ। ये मेरे पास न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ सेंट्रोमियर, यहाँ पे क्या बनाता हूँ, सेंट्रोमियर बना देता हूँ। ठीक है, अब सेंट्रोमियर देखो, सेंट्रोमियर बनाता हूँ। अब यहाँ पे हेडिंग डालो, पॉइंट डालो। ठीक है, यहाँ पॉइंट डालो, जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, ठीक है, सॉरी सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल मूव टू ऑपोजिट पोल, ऑपोजिट पोल। देखो प्रोफेज के अंदर जो सेंट्रियोल होंगे वो ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कहा, आपने कहा कि सेंट्रियोल जो है वो मूव कर जाते हैं ऑपोजिट पोल पे। ठीक है, अभी देखो एक चीज और समझो यहाँ पे। अभी जो सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल में से हल्के हल्के से धागे निकलते हैं, इस तरह से हल्के हल्के धागे निकलते हैं। तब इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्टर, इसको कहते हैं हम लोग एस्टर। और खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एनिमल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल में, प्लांट प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं एम्फी एस्टर, एम्फी एस्टर। एम्फी एस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में ही मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर नहीं मिलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अभी देखो क्या होता है, यहाँ से सेंट्रियोल से हमने पहली बात करी थी, क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, इस तरह से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक हेडिंग और डालो। ठीक है, प्रोफेज के अंदर देखो क्या क्या होता है, इसके अंदर देखो, लिखो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर लिखो सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी bodies disappear, देखो प्रोफेज के अंदर क्या होता है, प्रोफेज के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी बॉडीज है ये डिसअपियर होने लग जाती है। ठीक है, जो उसकी सेल के अंदर है वो डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, अभी अपियर भी होगी, वो अलग फेज में होगी, वो भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो प्रोफेज है, प्रोफेज के अंदर, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी बॉडीज है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ये पॉइंट जरूर याद रखना। ठीक है, इसके बाद प्रोफेज का जो लास्ट इवेंट है, मतलब जो लास्ट इवेंट है बात करेंगे, ठीक है, वो क्या है, लास्ट इवेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट में डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेशन होने लग जाएगी, मतलब वो धीरे धीरे इस तरह से टूटने लग जाएगी। क्लियर है, इस तरह से क्या हो जाएगी, टूटने लग जाएगी।
है ना। डिसइंटीग्रेशन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी, पर प्रॉपर खत्म नहीं होगी। सिर्फ मैंने क्या बात किया, प्रोफेज के लास्ट में, प्रोफेज का जो एक पीरियड होगा, जो लास्ट में लास्ट इवेंट जो होगा उसका, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना स्टार्ट कर देगा, बट यहाँ पे पूरा कंप्लीटली तोड़ेगा नहीं उसको, ठीक है। इतना सारा बात रही किसकी, सारी की सारी प्रोफेज की। नॉट अ निस, प्रोफेज के बाद मेटाफेज। क्लियर है, ये नोट कर लो सारा, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ मेटाफेज के बारे में। नेक्स्ट आइडिया डालो, मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज के अंदर जो हमारा पहला इवेंट होगा, लिखो जैसे प्रोफेज का जो लास्ट इवेंट होगा वो मेटाफेज का फर्स्ट इवेंट होगा, है ना। देखो एनाफेज के बाद मेटाफेज स्टार्ट होता है, पी मेट, याद रखो, पी के बाद एम, एम से मेटाफेज। अब जो प्रोफेज का लास्ट इवेंट होगा वो मेटाफेज का फर्स्ट इवेंट होगा, तो हेडिंग डालो, इसका जो फर्स्ट इवेंट होगा, फर्स्ट इवेंट वो क्या होगा, जो उसका लास्ट इवेंट होगा, उसका लास्ट इवेंट क्या था, दिस इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका क्या होने लगेगा, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे मैं बात करूंगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले, ये मैं स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई ना, स्टार्टिंग का फेज था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई, तो जो इसके अंदर क्रोमोसोम थे वो इस तरह से आ गए, क्रोमोसोम क्या हो गए, इस तरह से आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम इज नाउ इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो क्रोमोसोम है अब कहाँ पे आ गए, साइटोप्लाज्म में आ गए, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होगी। जब इसको बाउंड्री खत्म होगी, इसको पकड़ के रखने वाली, तो सारे के सारे क्रोमोसोम किसमें तैरने लग जाएंगे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज और, ये क्या आपके पास सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल से क्या निकलने लग जाते हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर आके यहाँ पे क्रोमोसोम पे इस तरह से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने पहले भी मैंने समझाया अभी, ठीक है। क्रोमोसोम के नाइट्रोकोर पे कौन आके जुड़ने लग जाएंगे, ये स्पिंडल फाइबर, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और जो क्रोमोसोम है वो एक लाइन में आके जुड़ जाते हैं, इस ऐसी लाइन में आके जुड़ जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मेटाफेसिक प्लेट, इसको कहते हैं मेटाफेसिक प्लेट। जो क्रोमोसोम है सारे के सारे मेटाफेसिक प्लेट में आके यहाँ पे एक आके अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। पहले न्यूक्लियस के थे, न्यूक्लियस से बाहर आए, साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं, तैरने के बाद वो एक मेटाफेसिक यहाँ पे प्लेट है, उसमें आगे इस तरह से सारे सेट हो जाते हैं। उसके बाद जो ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, और आके अपने क्रोमोसोम के नाइट्रोकोर से जुड़ जाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और हेडिंग में डालो, देखो, ब्रिंगिंग क्रोमोसोम, ब्रिंगिंग क्रोमोसोम एट मेटाफेसिक प्लेट, ठीक है। देखो, ब्रिंगिंग क्रोमोसोम एट मेटाफेसिक प्लेट, ठीक है। जो क्रोमोसोम है उसको मेटाफेस पे लेकर आना, इसको इसको एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं कॉन्ग्रेशन, कॉन्ग्रेशन, ठीक है। कॉन्ग्रेशन क्या है, क्रोमोसोम को लेकर आना, इस मेटाफेसिक प्लेट में अरेंज करना, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। इस सारा का सारा किसके बारे में पढ़ा हमने, मेटाफेज के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो हमने पढ़ना है एनाफेज। क्या पढ़ना है, एनाफेज, ठीक है। एनाफेज की बात कर लेते हैं। तो एनाफेज जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट फेज है। कैसा है, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ एम फेज, ठीक है। एम फेज का सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, एनाफेज। देखो एनाफेज में क्या होता है,
एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड होने लग जाते हैं, सेंट्रोमियर डिवाइड होने लग जाते हैं, सेंट्रोमियर डिवाइड होने लग जाते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है अभी बात करते हैं, ठीक है। अब से हमें थर्ड पॉइंट पे लिख लो आप, सेंट्रोमियर डिवाइड होने के बाद जो सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड गेट सेपरेटेड, जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाते हैं। समझते हैं इसको, देखो जैसे मेरे पास ये क्या है, सेल है, ठीक है, एक सेल है, सेल के अंदर ये क्या है पास, सेल के अंदर जैसे क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम इस तरह से दूर दूर हो जाते हैं, इस तरह से क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, किसमें, एनाफेज के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, सेंट्रोमियर, इसमें स्पिंडल फाइबर होते हैं, सर जुड़े होते हैं इस तरह से, इस तरह से स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं। स्पिंडल फाइबर देखो धागा है, क्रोमोसोम इस तरह से होता है, एक इससे धागा जुड़ा है, एक इससे धागा जुड़ा है, इसको मैंने खींचा, इस धागे को ऊपर खींचा, इस धागे को नीचे खींचा, तो दोनों दूर दूर हो गए। तो ये यहाँ पे वही काम हो रहा है, जो नाइट्रोकोर है, सॉरी जो यहाँ पे आपका सेंट्रियोल है, जो यहाँ पे आपका सेंट्रियोल है, ठीक है, मैं बार बार सेंट्रोमियर पढ़ रहा हूँ, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के अंदर होता है, ये वाला सेंट्रोमियर, ठीक है, ये होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के पास जो स्पिंडल फाइबर है ये होते हैं शोर्ट स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होने लग जाते हैं, शॉर्ट होने लग जाते हैं। शॉर्ट का मतलब यहाँ पे ये जब छोटे होने लग जाते हैं तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड ऊपर को चला जाता है, जहाँ पे ये भी छोटे होने लग जाते हैं, ये नीचे को आ जाता है। धागा पहले जुड़ा था ना, पहले बड़ा था, अब धागा क्या हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया। जब छोटा हो गया, यहाँ पे इसके से जुड़ा हुआ था, इसके यहाँ से जुड़ा हुआ था, जब छोटा हुआ तो खिंच गए ना, तो ये दूर दूर हो गई। इसको हमने क्या कहा, यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो दूर दूर हो जाते हैं। देखो कैसे, देखो देखो ये क्रोमोसोम था, ठीक है, ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये किससे जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमियर से। अब सेंट्रोमियर इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं, ये धागा खींच के ऊपर ले जाता है इसको और इसको नीचे ले जाता है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो मतलब एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर चला गया, एक सिस्टर क्रोमेटिड नीचे आ गया, दूर दूर हो गए, इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से हो गए, ठीक है, इस तरह से क्या हो गए, दूर दूर हो गए। अब समझ में आ गया होगा एनाफेज, ठीक है, बस इतना ही था एनाफेज के अंदर। एनाफेज के अंदर थोड़ी सी हम बात करेंगे शेप्स की, इसके अंदर जब धागे खींचेंगे ना तो इसके अंदर कुछ शेप्स आएंगे, जिस तरह से शेप्स आ रही है, एल की शेप आ रही है, ये वी की शेप आ रही है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले शेप्स के अंदर, ठीक है। ये उतना सिलेबस में हमारे नहीं है, लेकिन बात करी गई है एनसीईआरटी में थोड़ी सी, तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो एडिट डालो, shapes in एनाफेज, शेप इन एनाफेज। एनाफेज के शेप की बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ क्या, ये क्रोमोसोम, ठीक है, इसके सेंटर में सेंट्रोमियर, इसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम के सेंटर में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। अगर इसको अलग किया जाए, अगर इसको अलग किया जाए तो सेंटर में सेंट्रोमियर आएगा, इस क्रोमोसोम के सेंटर में क्या होगा, क्रोमोसोम आएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ डायग्राम को, क्लियर है। अभी देखो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, देखो नेक्स्ट क्या होता है। जब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, जब इसके सेंटर में स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, जब इसको आप खींचोगे, जब आप खींचोगे तो कुछ इस तरह से शेप ले लेगा, है ना। जिसको खींचोगे पहले ऐसे, ठीक है, ऐसे, जब इसको पूरा खींचा ऐसे हो गया, मतलब ये वी शेप ले लेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह शेप ले लेगा। ये कैसी शेप है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड वी, ठीक है। अभी देखो कई बार क्या होता है, एक क्रोमोसोम में जो ये आपका सेंट्रोमियर है,
सेंटर में ना होके थोड़ा सा साइड में होता है, थोड़ा सा सेंटर में ना होके साइड में होता है सेंट्रोमियर, तब इस केस में हम क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक। इस बार जो डायग्राम बनेगी, इस बार कुछ इस तरह से यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, इस बार ये जो सेंट्रोमियर है सेंटर में नहीं आएगा, तो यहाँ पे सेंटर में नहीं है, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग देखो तो आप थोड़ा सा साइड में है। क्लियर हुआ। अब आप इसको जब खींचोगे, जब आप इसको खींचोगे, इसको धागे खींचोगे तो कुछ इस तरह से शेप बनेगी, है ना। ये कैसी शेप है, इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड एल। ठीक है, और एक केस करते हैं। अभी क्या होने वाला है, क्रोमोसोम का जो सेंट्रल मिरर है काफी थोड़ा सा और इधर आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा और इधर आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक। अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से होगा, है ना, कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं इसको खींचूं तो कुछ इस तरह से शेप ले लेगा, मतलब ये क्या होगा, इन्वर्टेड जे। कैसा, इन्वर्टेड जे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड जे शेप। कौन बनाता है, एक्रोसेंट्रिक वाला क्रोमोसोम बनाता है। उसके बाद कई बार इस सेंट्रोम पे बिल्कुल ही कॉर्नर पे। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये होता है टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपल इस तरह से होता है ना। देखो कॉर्नर पे था ना, तो कॉर्नर में मैंने बनाया है। अब इसको आप धागे से खींचो तो कैसा हो जाता है, ये कुछ इस तरह से होगा ना, वैसे खींचोगे आप सीधा हो जाना है इसने। तो ये कैसी शेप है, आई शेप। ठीक है, ये कुछ शेप्स हैं, आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, इन्वर्टेड वी, इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड जे, आई शेप। क्लियर हो गया। ये सारी की सारी बात जो थी वो एनाफेज की थी। लास्ट हम बात करने जा रहे हैं टीलोफेज की। ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे किसकी, टीलोफेज की। टीलोफेज। ठीक है, अगर मैं टीलोफेज की बात करें, अभी हम इससे पहले क्या पढ़े, हमने इससे पहले पढ़ा एनाफेज। एनाफेज में बेसिकली क्या देख रहे थे कि क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो गए हैं, दूर दूर चले गए हैं। ठीक है, अब टीलोफेज की बात करें तो सबसे पहले जो टीलोफेज है ये रिवर्स है, रिवर्स ऑफ एनाफेज। एनाफेज का क्या है, सारा का सारा रिवर्स है। देखो जैसे मैं इसकी स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, टीलोफेज की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से क्रोमेटिन हो गया। ठीक है, क्रोमेटिन, ये मेरे पास क्या है, क्रोमेटिन। ठीक है, अब देखो टीलोफेज के अंदर क्या क्या होना है। नंबर 1, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो था उसने आइडेंटिटी लूज कर दी। क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी, उसने अपने आइडेंटिटी लूज कर दी। दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमेटिन है वो रीअपियर होने लग जाएंगे, क्रोमेटिन रीअपियर। ठीक है, वो दोबारा आने लगेंगे। थर्ड पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज, एंड गोल्गी बॉडीज। ठीक है, वो भी क्या होंगे, रीअपियर होने लग जाएंगे, रीअपियर होने लग जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, जो वहां पे एनाफेज के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो डिसअपियर हुई थी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, अपीयर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होने वाली है, रीअपियर होने वाली है। ठीक है, इतना सारा काम किसके अंदर होना है, टीलोफेज के अंदर होना है। अब टीलोफेज के नाम ने क्या देखा, अब देखा कि 2 न्यूक्लियस वाला सेल आपके पास यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए।
ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कह रहे थे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कैरियोकाइनेसिस। अब हमने पढ़ना है साइटोकाइनेसिस, एनिमल के केस में भी और प्लांट के केस में भी। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हमें दोनों के केस में पढ़ना है। वन हमने जो पढ़ना है एनिमल के केस में, एनिमल साइटोकाइनेसिस। दूसरा हमने पढ़ना है प्लांट साइटोकाइनेसिस, प्लांट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा किससे, एनिमल साइटोकाइनेसिस से। ठीक है, साइटोकाइनेसिस आपको पता है क्या होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। ठीक है, देखो एनिमल साइटोकाइनेसिस डिटेल में नहीं है, बस सिंपल सा है। देखो जैसे एक ये सेल था, ठीक है, सेल के अंदर दो न्यूक्लियस तैयार है, इसके अंदर क्रोमैटिन है। ठीक है, ये है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिन। अब यहाँ पे जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो सिंपली क्या करता है, फोल्ड करने लग जाता है अपने आप को इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर को फोल्ड करने लग जाता है। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, ठीक है, एनसीईआरटी मेंशन क्या करती है, जिस तरह से इस तरह से मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी मेंशन करती है, ये शेप का नाम देती है, क्या नाम देती है, क्लीवेज फुरोफॉर्म। ठीक है, क्या बोलता है, क्लीवेज फुरोफॉर्म। कहता है कि यहाँ पे क्लीवेज फुरो फॉर्मेशन होने लग जाती है। मतलब ये एनसीईआरटी की लाइन है, फुरो का मतलब आप समझ रहे हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड को एंटर करने लग जाता है। क्लियर हो रहा है? इसके बाद सम केसेस में क्या होता है, कई केसेस में, ठीक है, सम केसेस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मेरा कहने का मतलब ये है कई केसेस में, ठीक है, इस कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं होती। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, सेल को इसको उस केस में जो नाम हम देते हैं उसको कहते हैं सिंसीटियम। सिंसीटियम, ठीक है, सिंसीटियम क्या होता है, ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। ये कैसा, एक इसकी एग्जांपल है, हम ये प्लस 2 में पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में क्या होता है, जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस की मात्रा बढ़ती जाती है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब कैरियोकाइनेसिस हो रही है, बट वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? ऐसे को क्या कहते हैं हम, सिंसीटियम, जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, ऐसा सेल। क्लियर हो गया आपको इतनी बात? चलो लास्ट हमने पढ़ना है प्लांट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये भी आसान है, प्लांट साइटोकाइनेसिस। इसके बाद चैप्टर हमारा आज का लेक्चर फिनिश। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ प्लांट साइटोकाइनेसिस के बारे में। देखो पहले मैं यहाँ पे सेल ड्रॉ कर देता हूँ। एक प्लांट सेल है जिसके अंदर ये क्या है मेरे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेरे पास है सेल वॉल, इसके अंदर न्यूक्लियस दो बन चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या बात करी, साइटोकाइनेसिस के बारे में, न्यूक्लियस मतलब दो हो चुके हैं, साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले यहाँ पे एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या, सेल प्लेट, ठीक है। सबसे पहले सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। जो सेल प्लेट की फॉर्मेशन मदद करता है, वो मदद करता है फ्रैगमोप्लास्ट, ठीक है, फ्रैगमोप्लास्ट। जो फ्रैगमोप्लास्ट है ये क्या करता है, हेल्प इन
सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। जो सेल प्लेट है यहाँ पे कौन बनाने में मदद करता है, फ्लेग्मोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद जो ये सेल प्लेट होता है इसमें देखो रिच इन पैक्टीन, इसमें पैक्टीन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जो कि एंड फॉर्म मिडल लैमेला, जो कि मिडल लैमेला बनाने में मदद करता है। क्लियर हुआ? अभी मैं फिर से कह रहा हूं आपको, देखो साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होनी है। जैसे सेल है ना मेरे पास, सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल की बात कर रहा हूं तो सेल वॉल होगी इसके अंदर। अब यहाँ पे सेल प्लेट होता है, सेल प्लेट कौन बनाता है, फ्लेग्मोप्लास्ट, जो कि बहुत रिच होता है पैक्टीन में, और वही मिडल लैमेला बनाता है। मिडल लैमेला की बात करेंगे, ठीक है। एक सेल में और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सेम, ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ। देखो ठीक है, ये मेरे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेरे पास है सेल वॉल। क्लियर है? अभी जो सेल प्लेट था उसने क्या हुआ, ऐसे अपने साइज को बड़ा किया। अब ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं, ये जो लाइन है बीच से, इसको कहते हैं मिडल लैमेला, ठीक है, मिडल लैमेला। उसके बाद यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, इधर भी होता है क्या, न्यूक्लियस। इधर बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बनती है, सॉरी ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आपके पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर वाली होती है सेल वॉल। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है। अभी फिर से सुनो, जो फ्लेग्मोप्लास्ट है वो सेल प्लेट बनाता है, जो आगे जाके क्या बन जाता है, मिडल लैमेला बन जाता है, अपनी साइज को ये बढ़ा लेता है। इस तरह से दो सेल तैयार हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, उसके बाद दो सेल हमारे पास तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो जो कल का लेक्चर होगा हमारे पास वो मियोसिस होगा, ठीक है। और मियोसिस की थोड़ी सी बात करें तो गैमेट सेल्स के अंदर मियोसिस होती है, ये हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स में होगी। क्लियर है?